हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। और आपका स्वागत है आपके प्यारे, आपके दुलारे, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस। तो आपके कमेंट मैं पढ़ रहा हूं, आपके पिछले लेक्चर के भी कमेंट मैंने पढ़े हैं, पूरे एक एक कमेंट देखता हूं मैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आपने मुझे कहा था कि सर आप जो भी वीडियो पढ़ाते हो और लास्ट में आप उसका होमवर्क दिया करो, आपने बोला था ना होमवर्क दिया करो। तो फिर मैं अब क्या करने लग गया, लास्ट वीडियोस में मैं 2-3 वीडियोस में आपको मैं होमवर्क देता हूँ, घर के लिए 1-2 क्वेश्चन देता हूँ बस। आप वो सॉल्व भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो होमवर्क सॉल्व करो तो आप मुझे ही पता लगेगा कि आप अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हो और हम अपनी तरफ से भी जो प्रयास कर रहे हैं हमें पता लगेगा, ठीक है। तो हम आपके लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, क्योंकि अभी मैं क्या करवा रहा हूं, अभी मैं करवा रहा हूं सदिश। अब सदिश ऐसा टॉपिक है जो अपनी बुक के अलग अलग चैप्टर में थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। अपनी किताब के हर चैप्टर में अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक दिया हुआ है, तो मैंने उसको पूरा सम्मिलित करके एक साथ पढ़ा रहा हूं। और उसके बाद इस जो वेक्टर करवाऊंगा इसके साथ साथ इसके एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल हैं, एनसीईआरटी के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। उसके साथ साथ जितने भी नीट के, जेई के जो क्वेश्चन है, जेई मेंस के और नीट के जो क्वेश्चन है वो भी आपको मैं साथ साथ करवा रहा हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है मन लगा के। आपके कोर्स में, सिलेबस में अच्छा नोट्स भी आपके प्रिपेयर हो रहे हैं साथ साथ में, तो आपको मन लगाकर पढ़ना है और हमारा साथ देना है। हमारा साथ कैसे दोगे? हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करके और साथ साथ में अपने और फ्रेंड्स से शेयर करके, ठीक है। तो ये अगर आप करेंगे तो हमारी भी मदद होगी और हम आपके लिए और ज्यादा प्रयास करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से और आज हम पढ़ेंगे सदिशों का सदिश गुणनफल। तो सदिशों के सदिश गुणनफल को करने से पहले हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या देखा था? सदिशों का अदिश गुणनफल, और उन पे भी हम प्रश्न कर रहे थे। अदिश गुणनफल, तो अदिश गुणनफल क्या होता है? अदिश गुणनफल जब दो सदिश राशियां होती हैं, जैसे एक सदिश राशि है ए वेक्टर और दूसरी सदिश राशि है बी वेक्टर, और दोनों का के गुणनफल से, दोनों के दोनों सदिश राशियां हैं और दोनों के गुणनफल से हमें अदिश राशि प्राप्त हो रही है, तो ऐसे गुणनफल को हम अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल कहते हैं। तो ये बात आपको याद होगी, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और इसका मान क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें कौन सी राशि प्राप्त हुई? यहां पे अदिश राशि प्राप्त हुई, यहां लिखेंगे अदिश। और अदिश राशि के पास क्या होता है? केवल अदिश राशि के पास केवल परिमाण होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता। तो ये जो राशि हमें मिली ए बी कॉस थीटा, इसके पास केवल क्या है? परिमाण है, क्योंकि ये अदिश राशि है। इसके पास दिशा है क्या? दिशा नहीं है। और दिशा आपको पता है सदिश में हम किससे बताते हैं? दिशा बताते हैं आई कैप, एकांक सदिशों से, है ना। आई कैप, जे कैप, के कैप, है ना, इनसे हम क्या बताते हैं? सदिश में दिशा बताते हैं। तो अगर यहां पर आई कैप लग जाता तब इसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी आ जाती, लेकिन इसके पास आई कैप या जे कैप कोई भी दिशा बताने वाला एकांक सदिश इसके पास नहीं है। अब एकांक सदिश नहीं है तो इसके पास केवल परिमाण है, और परिमाण है तो ये एक अदिश राशि हुई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ये बात, जो बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, मैं उसको बार बार बोलता हूं, ठीक है। आप देखते हो सर बार बार बात एक ही बात बताते, नहीं, मैं आपको इसलिए बताता हूं कि वो बहुत ही जरूरी चीज होती है और आपको वो हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में आपको एक न्यूमेरिकल करने को दिया था, जो था दो सदिशों ए वेक्टर बराबर 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप तथा बी वेक्टर बराबर माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप का अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको अदिश गुणनफल ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? मैंने कहा था सबसे पहले ए वेक्टर को लिख दो, ठीक है। कैसे लिख देंगे? 3 आई कैप, यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन, माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, फिर आप बी वेक्टर को लिख दो। कैसे लिखोगे? माइनस का 2 आई कैप प्लस का जे कैप
माइनस का 3k कैप। ठीक है, और दोनों का आपको अदिश गुणनफल करने के लिए इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर दो। फिर यहां पे लिखोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल की जगह इक्वल लिखोगे। अब आई कैप के गुणा में कौन है 3, इधर आई कैप के गुणा में कौन है -2, तो 3 को -2 से गुणा करो -6। फिर -4 को देखो, इधर जे कैप के गुणा में कौन है -4, इधर जे कैप के गुणा में कौन है 1, -4 को 1 से गुणा करो -4। फिर इधर 5 है और इधर -3 है, तो 5 और -3 कितना हो गया अपने पास -15। ठीक है, 5 से 15, तो कितना आ गया हमारे पास -10 और -15, तो हमारे पास ये आंसर आ गया था -25। तो जिन्होंने भी पिछली लेक्चर में ये क्वेश्चन कर लिया है और आंसर -25 आ गया है, इसका मतलब वो सही से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे नए टॉपिक से, जिसका नाम है सदिशों का सदिश गुणनफल। क्या नाम है आज के टॉपिक का? सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल भी कह सकते हैं इसे, और साथ साथ में हम बोल सकते हैं सदिशों का तिर्यक गुणनफल। सदिशों का तिर्यक गुणनफल किस तरह से करेंगे देखिए। तो ये हमारी आज की हेडिंग है, सदिशों का सदिश गुणनफल या सदिशों का तिर्यक गुणनफल। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, दो सदिश राशि होती है। जैसे एक सदिश राशि है ए वेक्टर, एक सदिश राशि है ए वेक्टर और दूसरी सदिश राशि है बी वेक्टर। ठीक है, और इनसे हमें सदिश राशि प्राप्त होती है। तो ये भी कौन सी राशि है भाई? सदिश राशि। ये सदिश राशि है और ये भी क्या है? ये भी सदिश राशि है। और दोनों की गुणनफल से भी हमें क्या प्राप्त हो रही है? सदिश राशि प्राप्त हो रही है। तो अगर सदिश राशियों से हमें फिर से सदिश राशि प्राप्त हो जाए, मतलब सदिश राशियों के गुणनफल से हमें फिर से सदिश राशि प्राप्त हो जाए, तो ऐसे गुणनफल को हम सदिश गुणनफल कहते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। अब ये सदिश राशि है, तो इसका मतलब इसका जो भी आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आता है मैं आपको बताता हूं। वो आंसर आता है ए बी साइन थीटा। ये तो आता है इसका परिमाण। अब देखिए ये क्या है? ये सदिश राशि है। सी वेक्टर क्या है? सदिश राशि है। मैं कंपेयर करता हूं दोनों का, आप याद रखिए। पिछली बार क्या था? सी। अगर हम दो सदिशों का बिंदु गुणनफल करते थे तो सी आता था। सी कौन सी राशि है? अदिश राशि। इसलिए गुणनफल कौन सा हुआ था? अदिश गुणनफल। सी वेक्टर कौन सी राशि है? सदिश। इसलिए गुणनफल क्या हुआ? सदिश गुणनफल। अब कोई सी वेक्टर अगर सदिश राशि है तो सी वेक्टर के पास परिमाण भी होगा और सी वेक्टर की कुछ दिशा भी होगी। तो यहां पर जो सी का परिमाण आता था वो क्या आता था? ए बी कॉस थीटा। और यहां पर ए बी कॉस थीटा के पास केवल परिमाण है। और आपको पता है अदिश राशि के पास केवल परिमाण होता है। यहां पर जो हमें सी वेक्टर प्राप्त हो रहा है, सी वेक्टर, इसका मान जो होता है, इसका परिमाण जो होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। तो सदिश गुणनफल में हमें प्राप्त होता है ए बी साइन थीटा। कैसे प्राप्त होता है अभी आपको ये भी बताते हैं हम। और अदिश गुणनफल में हमें प्राप्त होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ए बी साइन थीटा। अब यहां पर अगर ये इसका परिमाण आया तो यहां पर सदिश लगा हुआ है, इसका मतलब मुझे परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतानी होगी। तो यहां पर मुझे कोई भी एकांक सदिश लगाना होगा। ये एकांक सदिश है। एकांक सदिश क्या बताता है? दिशा बताता है। तो यहां पे आपको सर एन कैप का मतलब क्या है? अभी बताऊंगा आपको एन कैप का मतलब क्या है। पहले आप ये समझो कि सदिश गुणनफल में सदिश राशि प्राप्त हुई। अब सदिश राशि के पास एक तो परिमाण हुआ और परिमाण के साथ साथ दिशा भी हुई। ठीक है, तो इस तरह से हमें सदिशों के गुणनफल में, सदिश गुणनफल में इस तरह से हमें राशि प्राप्त होती है। ये राशि अब कैसे प्राप्त होती है इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। समझ में आ गया बेसिक डिफरेंस कि सदिश गुणनफल में और अदिश गुणनफल में क्या अंतर होता है? तो ये आप बात याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। ओके, इधर देखिए। अब क्या होता है कि
यहां पर हम लिखते हैं सदिश गुणनफल का कथन, या किस तरह से हम इसको समझेंगे, तो यहां पे लिखते हैं सदिश गुणनफल का कथन, यहां पे हम लिखेंगे। सदिश गुणनफल को हम तिर्यक गुणनफल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं सदिश गुणनफल को हम? तिर्यक गुणनफल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे, मान लीजिए एक सदिश है ऐसे और ये है ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा सदिश है इस तरह से और ये है बी वेक्टर, ठीक है। अब क्या होगा? अब हमने क्या किया, ये मान लीजिए यहां से दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है। अब मुझे यहां पर इस जो सदिश के कारण अब क्या बनेगा, एक चतुर्भुज बनेगा, आपको पता है। फिर से देखिए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। बी वेक्टर के समांतर रेखा यहां से खींची और ए वेक्टर के समांतर रेखा यहां से खींची हमने, और ये बन गया एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ओके भाई, अब यहां पर अगर मैं बी वेक्टर के घटक निकालूंगा तो बी वेक्टर जहां से कोण बनता है, आपको याद है ना बात, जहां से एंगल बनता है उसको क्या लिखते हैं? जहां से कोण बनता है वो होता है कॉस थीटा, और लंबवत क्या होता है? साइन थीटा। तो यहां से कोण बना, देखिए जहां से कोण बना कॉस थीटा और लंबवत क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो ये लंबवत मतलब परपेंडिकुलर यहां पर हो जाएगा बी साइन थीटा। अगर मुझे इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। आप कहोगे सर क्षेत्रफल क्यों ज्ञात करना है? क्योंकि ए वेक्टर है एक सदिश और दूसरा बी वेक्टर है, हम दोनों का गुणनफल ज्ञात करना चाहते हैं, और गुणनफल का परिमाण इनके द्वारा बनाए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्योंकि जब भी हम दो लंबाइयों की गुणा करते हैं तो हमेशा हमें क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो ए वेक्टर के पास भी लंबाई है और बी वेक्टर के पास भी लंबाई है, और दोनों लंबाइयों से हमें एक क्षेत्रफल प्राप्त होगा। देखिए किस तरह से प्राप्त होगा, तो ये है हमारे पास ए। अगर समांतर चतुर्भुज देखा जाए तो समांतर चतुर्भुज का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, या लंबाई इंटू ऊंचाई। तो उसकी अगर लंबाई देखी जाए तो ए है, और ऊंचाई देखी जाए तो कितनी हाइट हुई इसकी, तो ये यहां पे लिखेंगे बी साइन थीटा। क्या लिखेंगे? बी साइन थीटा। तो ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा। इसका मतलब ए बी साइन थीटा हमें किस प्रकार प्राप्त हुआ, तो जब भी दो सदिश जिनके मध्य कोई कोण थीटा है और वो एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं, मतलब समांतर चतुर्भुज की दो जो अपनी आसन भुजाएं वो बना रहे हैं, और तो उस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो दोनों सदिशों के तिर्यक गुणनफल के परिमाण के बराबर होगा। ये बात जो मैंने बोली है, इस बात को थोड़ा समझना, और इसी बात को मैं समझाना चाहता हूं आपको अच्छी तरह से। मैंने फिर से समझा रहा हूं कि एक सदिश आपको दिख रहा है, ए वेक्टर दिख रहा है, दूसरा सदिश क्या आपको दिख रहा है? बी वेक्टर दिख रहा है, और दोनों के कारण एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है, ये भी आपको दिख रहा है। अब मैं बोल रहा हूं कि दोनों के तिर्यक गुणनफल जो होगा, दोनों का तिर्यक गुणनफल होगा, उससे क्या राशि प्राप्त होगी? सी वेक्टर। अब ये तो सी वेक्टर राशि प्राप्त हुई, इसके पास कुछ परिमाण भी होगा और इसकी कुछ दिशा भी होगी। अभी हम केवल परिमाण के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो सी वेक्टर होगा, इसका परिमाण क्या होगा? इनके द्वारा बनाए गए चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू ऊंचाई, एल इंटू एच। लंबाई हो जाएगी यहां से यहां तक ए, ऊंचाई हो जाएगी बी साइन थीटा, तो ए इंटू बी साइन थीटा। ये बात आपको क्लियर हुई? तो इस सी वेक्टर जो बनेगा उसका परिमाण होगा ए बी साइन थीटा। तो ये तो आ गया हमारे पास परिमाण। अब बताता हूं दिशा कैसे आएगी। दिशा आएगी एन कैप द्वारा। किससे आएगी दिशा? एन कैप द्वारा। अब आप कहेंगे सर एन कैप का मतलब क्या है? यहां पर दिशा बताने वाला जो एकांक सदिश है उसको बोलते हैं अभिलंबवत एकांक सदिश। क्या बोलते हैं? अभिलंबवत एकांक सदिश। इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हमें यह प्राप्त हुआ। तो यहां पर लिखेंगे जो सी वेक्टर है उसका जो परिमाण है
सी वेक्टर का परिमाण बराबर क्या है, समांतर चतुर्भुज। क्या नाम है समांतर चतुर्भुज का? कोई नाम देते हैं ओ, ठीक है, ऐसे कोई नाम देते हैं बढ़िया सा। ये देखिए नाम देते हैं ओ पी क्यू और आर, ओपी क्यू आर। तो सी वेक्टर का परिमाण बराबर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ओपी, ओपी क्यू आर, ओपी क्यू आर का क्षेत्रफल ये सी वेक्टर के परिमाण के बराबर होगा। अब सी वेक्टर का परिमाण मुझे यहां पे समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई समस्या या कोई डाउट कि सी वेक्टर का परिमाण समांतर चतुर्भुज ओपी क्यू आर के क्षेत्रफल के बराबर? आपको एक बार फिर से बताता हूं कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। दो लंबाइयां जब भी मिलती हैं और लंबवत होती हैं तो क्या बनता है, क्षेत्रफल बनता है उनसे। इसलिए यहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से हमें क्या मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि इनके कारण जो दिशा होगी वो कैसे हमें प्राप्त होगी। तो देखिए दिशा का मतलब यह है, दिशा ऐसे प्राप्त होगी, मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, और ये जिस तल में है, मतलब इनका तल या क्षेत्रफल बना लीजिए, इसके समांतर रेखा यहां से, इसके समांतर रेखा यहां से, ये जिस भी तल में है उस तल के लंबवत दिशा में जो सदिश होगा या जो रेखा खींचेंगे वही इस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा होगी। नहीं, ये एक बार में नहीं आएगी समझ में, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं बिल्कुल आराम से समझना है, बिल्कुल शांति से। अभी 2 मिनट की बात और है, 2 मिनट तक आपने देख लिया ना अच्छी तरह तो ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा बस। ठीक है, तो 2 मिनट तक इधर ध्यान दीजिए। तो मैंने बोला कि अब अपने को निकालनी दिशा किसकी, सी वेक्टर की। और सी वेक्टर क्या चीज है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है सी वेक्टर। ठीक है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का सदिश गुणनफल है सी वेक्टर। अब सी वेक्टर का परिमाण तो मेरे पास आ गया है कि ए बी साइन थीटा आ गया। अब मैं बताना चाहता हूं दिशा। तो दिशा यह है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस भी तल में उपस्थित है, मान लीजिए अब तल क्या होता है, जैसे कि आपको पता है ये सब मैंने पिछले लेक्चर में बता रखी है, लेकिन मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको। और ये y है, ठीक है, तो बताइए ये तल कहां रखा हुआ है, ये एक्स वाई तल में रखा हुआ है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर कौन से तल में रखे हुए हैं, सबसे पहले ये बताओ, एक्स वाई तल में रखे हुए हैं। इस एक्स वाई तल के लंबवत जो अक्ष होगा वो कौन सा होगा, तो जेड होगा। एक्स वाई के लंबवत क्या होता है, जेड होता है। तो वो जो सी वेक्टर होगा ना उसकी दिशा होगी इस तल के लंबवत दिशा में। तो ये तल तो है एक्स वाई और इस तल के लंबवत क्या है, जेड। ये देखो बाहर की तरफ, इस तल के लंबवत रेखा कैसे होगी, ऐसे बाहर की तरफ। तो जो हमारा सी वेक्टर होगा उसकी दिशा आएगी बाहर की ओर, इस तरह से। ठीक है, तो अब बाहर की ओर मतलब क्या होता है, बाहर अगर कोई भी चीज आती है तो बोलते हैं जेड दिशा में आ रही है। अब जेड दिशा को कैसे बनाऊंगा मैं यहां पे, तो जो भी अपन कभी भी अगर बोर्ड में जेड दिशा बतानी होती है तो हमें उसको तिरछी लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, तो यहां पर मैं सी वेक्टर को इस तरह से तिरछी लाइन द्वारा प्रदर्शित करूंगा और रंग हम चेंज कर देते हैं इसका इस तरह से, और ये हमारा आ जाएगा सी वेक्टर ऐसे। तो सी वेक्टर की दिशा क्या हुई, और यहां पे हम लिखेंगे एन कैप। एन कैप क्या बता रहा है कि सी वेक्टर की दिशा उस तल के लंबवत है जिस तल में ए वेक्टर और बी वेक्टर स्थित है। मैं यहां पे पहले ये लाइन लिखता हूं कि सी वेक्टर की दिशा उस तल के लंबवत है, उस तल के लंबवत है जिसमें ए वेक्टर तथा बी वेक्टर स्थित है। ठीक है, अब उस तल में उपस्थित है, उस तल के लंबवत है जिसमें ए वेक्टर तथा बी वेक्टर उपस्थित हैं। और भी आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, और एग्जांपल देखिए। तो ये तो बात होगी हमारी दिशा की।
अब दिशा के लिए आपको कईयों को अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, तो और एग्जांपल देखते रहिए। जैसे कि एक तल है ऐसे ये बना हुआ, मान लीजिए ए वेक्टर हमारे पास, एक तल ऐसा है, मतलब मैं बनाता हूं एक्स जेड तल, तो एक्स ये होता है और जेड ये होता है, ये देखिए, ठीक है। ये आपको एक्स जेड तल दिख रहा है इस तरह से, थोड़ी थिकनेस देते हैं तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा, देखो, ठीक है। ये देखिए, तो ये कौन सा तल हो गया हमारे पास, इसको बोलेंगे हम एक्स जेड तल। क्यों बोलेंगे एक्स जेड तल, क्योंकि देखिए ये एक्स दिशा में भी आगे है ऐसे, ठीक है, और जेड दिशा में भी इसका कुछ मान है, ये देखिए, है ना। तो ये एक्स जेड तल हो गया। अब मान लीजिए इस एक्स जेड तल में दो सदिश हैं, एक सदिश है ए वेक्टर ऐसे रखा हुआ और दूसरा सदिश है बी वेक्टर ऐसे रखा हुआ। तो इस बार ये दोनों सदिश किस तल में रखे हुए हैं, एक्स जेड। अब एक्स जेड तल के, तो अब इस बार सी वेक्टर की केवल दिशा, परिमाण तो इसका भी क्या होगा, ए बी साइन थीटा, परिमाण क्या होगा, ए बी साइन थीटा। अब हमें केवल क्या निकालनी है, दिशा। तो दिशा इस तल के क्या होगी, लंबवत होगी। तो यहां पर ऐसे, अब इस तल के, ये देखिए एक्स जेड तल के लंबवत जो होगा अक्ष वो कौन सा होगा, एक्स जेड तल के लंबवत दिशा क्या होती है, वाई। तो इसका मतलब सी वेक्टर की जो दिशा होगी वो होगी ऐसे। ये बात आपको समझ में आई। ए वेक्टर बी वेक्टर कौन से तल में था, एक्स जेड, एक्स जेड के लंबवत वाई, इसका मतलब सी वेक्टर की दिशा हो गई वाई अक्ष में। आई बात समझ में, ओके, ठीक है। तो यहां पे भी आपको समझ में आया। और एग्जांपल लेते हैं, देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो ये एक तल और बना रहा हूं मैं, ये कौन सा तल है, अगले पेज पे, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम, ठीक है। तो ये देखिए y और ये है z, ठीक है। z मतलब तिरछी रेखा, कभी भी आप बोर्ड पे तिरछी रेखा या कॉपी में तिरछी रेखा खींचेंगे ना, मतलब z, सीधी लंबवत रेखा y, ये तिरछी रेखा z। तो ये क्या बन गया हमारे पास, yz तल। कौन सा तल बन गया भाई हमारे पास, ये yz तल, ये y हो गया, ये z हो गया। अब इस बार जो हमारे सदिश रखे हुए हैं वो yz तल में रखे हुए हैं, ये a वेक्टर है और मान लीजिए ये हमारा b वेक्टर है। इस बार बताइए a वेक्टर और b वेक्टर कौन से तल में है, कौन से तल के अंदर रखे हुए हैं, yz। अब हमें इस बार c वेक्टर की दिशा निकालनी है, तो yz के लंबवत कौन होता है, x। तो क्या हो जाएगा, yz के लंबवत x। तो इस बार c वेक्टर की दिशा क्या होगी, ये दिशा होगी। आई बात समझ में सबको। तो जिस भी तल में a वेक्टर और b वेक्टर हैं, फिर से बोल रहा हूं, जिस भी तल में a वेक्टर और b वेक्टर हैं, c वेक्टर उस तल के लंबवत होगा। इसलिए ही c वेक्टर के लिए जो हमने यहां पर ए बी साइन थीटा हो गया परिमाण और n कैप आ गई दिशा, और इस कारण इसको हम बोलते हैं अभिलंबवत। अभिलंबवत का मतलब जिस तल में a और b हैं उस तल के लंबवत होगा, और कैप ऊपर टोपी लगी हुई है। तो आपको बताया था जिस भी सदिश के ऊपर टोपी लगी हुई है उसको हम बोलते हैं एकांक सदिश। तो अभिलंबवत मतलब तल के लंबवत, और एकांक सदिश है तो ये एकांक सदिश। अब बात समझ में आई सबको, ओके। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि हमने अच्छी तरह समझ लिया है। अब इस क्लास में कोई भी चीज आपको मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है। इतनी देरी आपको दिमाग लगाना था, अब बिल्कुल आसान लेक्चर हो जाएगा ये और बिल्कुल स्मूथली चलेगा, ठीक है। तो अभी तक अगर आपको वो चीज समझ में नहीं आई है ना, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैंने सारे एग्जांपल ले लिए, तो कई बच्चे कहते भी हैं आप एग्जांपल लेते हो समझ में तो आएगा ही हमें फिर, है ना। तो फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो हम बोल रहे हैं भाई आप हमसे कमेंट में पूछिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आपको करवाऊंगा। लेकिन साथ साथ में होमवर्क करना ना भूलिए, होमवर्क भी करना है हमें, ठीक है। तो देखिए यहां पर लिखेंगे कथन, कथन लिखेंगे किसका, सदिशों के तिर्यक गुणनफल का या सदिश गुणनफल का। तो तिर्यक गुणनफल या सदिश गुणनफल का
हमें यहां पे लिखना है कथन। ओके, तो यहां पे आगे स्टार्ट करते हैं इसको। तो दो सदिशों ए वेक्टर, दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का सदिश गुणनफल, दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का सदिश गुणनफल क्या होगा, से हमें सदिश राशि प्राप्त होती है। सदिश गुणनफल से हमें कैसी राशि प्राप्त होती है, हमें सदिश राशि प्राप्त होती है। सदिश राशि, वो सदिश राशि कौन सी है, वो सदिश राशि है सी वेक्टर प्राप्त होती है। ठीक है भाई, प्राप्त होती है, सबको पता है प्राप्त होती है, जिसका परिमाण ए वेक्टर, जिसका परिमाण ए वेक्टर तथा, जिसका मान लिख लेते हैं, जिसका मान या परिमाण एक ही बात होती है, तो जिसका मान ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिमाण, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिमाण तथा दोनों के मध्य, दोनों मतलब ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों के मध्य कोण तथा दोनों के मध्य कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो इस बात को अगर आपको नहीं एक्सप्लेन समझ में आई है तो मैं आपको फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाना समझाता हूं। डेफिनेशन कभी भी याद नहीं करनी होती। डेफिनेशन को याद करता है क्या, नहीं करता। डेफिनेशन तो हमेशा फॉर्मूले से ही हमें फिजिक्स में बनानी होती है, याद कुछ नहीं करना होता फिजिक्स में। ठीक है, तो देखिए दो सदिशों ए वेक्टर, देखिए यहां से बोलना स्टार्ट कीजिए सारे, मेरे साथ साथ बोलिए। दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का सदिश गुणनफल। ठीक है, फिर से एक बार बोलिए मेरे साथ, दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का सदिश गुणनफल। दोनों सदिशों के परिमाणों, ये ए वेक्टर का परिमाण है, ये बी वेक्टर का परिमाण है, दोनों सदिशों के परिमाणों तथा दोनों के मध्य कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। याद आया? डेफिनेशन क्या की मैंने, रटी है या बनाई है फॉर्मूले से? फॉर्मूले से बनाई है तो आप भी बनाना सीखो। एक बार और करें, वंस मोर। ओके, तो वंस मोर यह है, दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का सदिश गुणनफल या तिर्यक गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण तथा दोनों के मध्य कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, समझ में आ गई होगी बात सबको? बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो आप सब, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप सारे। ओके, देखिए आगे, परंतु दिशा के बराबर होती है तथा दिशा। अब परिमाण तो बता दिया, अब दिशा भी बतानी है। तथा दिशा उस तल के लंबवत होती है, उस तल के लंबवत होती है जिसमें ए वेक्टर तथा बी वेक्टर स्थित होते हैं, जिसमें ए वेक्टर तथा बी वेक्टर स्थित होते हैं। तो दिशा उस तल के लंबवत है। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर एक्स वाई तल में है, एक्स वाई, तो सी वेक्टर की दिशा क्या होगी, जेड। ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लीजिए वाई जेड तल में है, तो सी वेक्टर की दिशा क्या होगी, एक्स। अब आपको दिशा ज्ञात करने की भी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, एक मेथड बताऊंगा जिससे आपको दिशा कभी गलत होगी ही नहीं आपकी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे तिर्यक गुणनफल का कथन। अब लिखेंगे सी वेक्टर की दिशा के लिए, यहां लिखेंगे सी वेक्टर की दिशा के लिए
दक्षिण हस्त नियम। कौन सा नियम? दक्षिण, फिर लिखेंगे हस्त और आगे बनाएंगे नियम, दक्षिण हस्त नियम, राइट हैंड लॉ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। दक्षिण हस्त, राइट हैंड तो हो गया, अब आगे अपन को लिखना है अंगुष्ठ, या हम लिख देंगे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। नॉर्मल ज्यादा बढ़िया रहेगा, दाएं हाथ के, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ, देखिए इतना किसी को आती है क्या हिंदी? किसी को नहीं आती इतनी, तो क्या बोलेंगे? दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, या आप बोल दो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड का थंब रूल। ओके, तो यहां पे लिखेंगे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, अंगूठे का नियम। इंग्लिश में बोलेंगे इसको फॉर द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर राइट हैंड थंब रूल, इसको बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो इसको बना के दिखाते हैं कैसे बनता है ये। कि सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा ए वेक्टर है, ओके जी, और ये हमारा है बी वेक्टर, ठीक है भाई, ठीक है। और ये मान लीजिए इस तरह से इन दोनों के बीच में कोण बन रहा है थीटा। क्या बन रहा है? दोनों के मध्य कोण। अब हमें सबसे पहले यहां पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा ज्ञात करनी है, ठीक है। फिर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है भाई? सी वेक्टर होता है। और फिर हम ज्ञात करेंगे इसी के अंदर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की दिशा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की दिशा, जबकि ए वेक्टर अपनी जगह पर ही रहेगा, यहां पर ही रहेगा ए वेक्टर, और बी वेक्टर यहां पे रहेगा। और हम कर क्या रहे हैं? हम दाएं हाथ के अंगूठे का नियम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल मेरे साथ ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस नियम को इस्तेमाल करने से पहले अपना दायां हाथ एक बार फ्री कर लीजिए, ठीक है। राइट हैंड मेरे साथ करना पड़ेगा ना तुम्हें, ठीक है। तो मोबाइल वोबाइल अगर हाथ में पकड़ा हुआ है तो आप नीचे रख दो, ठीक है, या कोई सहारे से रख दो किसी के। एक बार के लिए बस 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं, 15 सेकंड। अब अपने सीधे हाथ को इस तरह से खोल लिया। अब बताओ अपनी उंगली कैसे मुड़ती है? यूं ही तो मुड़ती है या यूं उल्टी मुड़ती है? अगर यूं मुड़ेगी तो उंगली टूट जाएगी। ये देखिए, ये मेरे सीधे हाथ है और ये उंगली कैसे मुड़ेगी मेरी? ये आगे की तरफ मुड़ेगी यूं, या पीछे की तरफ मुड़ेगी? ये देखो, अगर पीछे की तरफ मोड़ूंगा तो एक ही बार मुड़ेगी, ठीक है, दूसरी बार पढ़ा ही नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि उंगली टूट जाएगी। तो ये सीधा हाथ रखूंगा और उंगली यूं मुड़ेगी भाई, ठीक है। ये देखिए ऐसे मुड़ती है। ये बहुत जरूरी बात बता रहा हूं आपको लग रहा है सर मजे कर रहे हैं, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे बता रहा हूं आपको मैं। इसलिए सबसे पहले आपके सीधे हाथ को इस तरह से आपको खोलना है, और सबसे पहला सदिश क्या है? ए वेक्टर। तो आपको अपनी सीधे हाथ की उंगलियों को ए वेक्टर की दिशा में रखना है इस तरह से, ठीक है। अब आपको क्या करना है? क्रॉस लिखा हुआ है बी वेक्टर। अब आपको ये उंगलियों को बी वेक्टर की तरफ घुमाना है। ये घुमाया बी वेक्टर की ओर, ये देखिए ए से ये कौन कहां जा रहा है? बी की ओर, तो ए से बी की तरफ घुमाया, देखो मैंने, है ना। तो मेरा अंगूठा कहां निकला? बाहर की ओर। इसका मतलब सी वेक्टर की दिशा कहां है? बाहर की ओर। आई बात समझ में? तो बाहर, एक बार मैं रेफरेंस के लिए बाहर की दिशा को आपके सहूलियत के लिए ऐसे ऊपर की तरफ बना देता हूं, ठीक है। वैसे तो ये आगे आएगा जेड दिशा में, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए एक बार मान लीजिए ये बाहर की ओर जो दिशा है वो ऊपर की ओर ऐसे बना देता हूं। तो ये जो हो गया सी वेक्टर। अब बताइए इस सी वेक्टर का मान क्या होगा? इस सी वेक्टर का मान होगा ए बी साइन थीटा, तो इसका होगा परिमाण, और दिशा होगी ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस तल में है उसके लंबवत, मतलब एन कैप यहां पे लग जाएगी दिशा। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर मुझसे कह रहा है कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालो। हम कहेंगे आप जो कहेंगे वो निकाल देंगे, हमारे क्या है, हमें तो राइट हैंड थंब रूल लगाना है, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल मतलब दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ये देखिए, अब इसके बाद फिर से क्या करेंगे? क्या लिखा है यहां पे? पहले बी वेक्टर लिखा है, तो मैं अपने सीधे हाथ की अंगुलियों को ऐसे रख लूंगा। सॉरी, क्या लिखा है पहले? बी वेक्टर। सही कर रहा हूं मैं काम? नहीं, आप बोगे सर आपने तो ए वेक्टर पे उंगली रखी हुई है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? मैं घूमूंगा ऐसे, ये देखो,
और अब मैंने उंगली रखी बी वेक्टर की ओर पहले, क्योंकि पहले क्या लिखा हुआ है, बी वेक्टर लिखा दिख रहा है आपको, पहले बी वेक्टर। तो आपको पहले अपनी सीधे हाथ की उंगलियों को बी वेक्टर की तरफ रखना है ऐसे। अब क्या कह रहा है, क्रॉस ए वेक्टर, मतलब आपको इसको अब ए वेक्टर की ओर घुमाना है। ये घुमाओ, घूमो घूमो घूमो, ये देखो ऐसे उंगली ऐसे ही घूमती है, ये देखो ऐसे घूमी। अब अंगूठा कहां गया मेरा इस बार, अंदर, ये देखिए अंदर। इसका मतलब पिछली बार अंगूठा मेरा बाहर आ रहा था तो मैंने सी वेक्टर ऊपर बनाया, इस बार अंगूठा अंदर जा रहा है तो मैं सी वेक्टर कहां बना दूं, नीचे की ओर ऐसे। तो अब आपको पता लग गया है कि इस समय दिशा पिछली दिशा के विपरीत हो गई है। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को मैं लिखूंगा माइनस का सी वेक्टर। आप कहेंगे सर माइनस का सी वेक्टर क्यों, क्योंकि अगर सदिश के पास क्या होता है, परिमाण के साथ दिशा। तो अगर ये सी वेक्टर है तो उसकी विपरीत दिशा में जो वेक्टर होगा, सदिश होगा, वो माइनस सी वेक्टर होगा भाई। आगे बात समझ में, ठीक है। वंस मोर, एक बार और जल्दी जल्दी 15 सेकंड में समझाता हूं आपको, 15 सेकंड में, ठीक है। तो तुम और मैं और 15 सेकंड, और ये हमारा दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर लिखा हुआ है तो अपने सीधे हाथ की उंगलियों को ए वेक्टर की तरफ रखो, रख दी। कहां घुमानी है, बी वेक्टर की ओर, ये घुमाओ, घूमो 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 ऐसे। तो देखो ए से बी की ओर मैंने घुमाई है, अंगूठा कहां आ रहा है, बाहर। इसका मतलब सी वेक्टर कहां होगा, बाहर। इसको मैंने ऊपर की तरफ एक बार इंगित कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, अब कह रहा है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर की तरफ क्या करूंगा, सबसे पहले उल्टा हाथ यूज नहीं करना, सीधा यूज करना है। तो अपनी उंगलियों को मैं बी वेक्टर की तरफ रखूंगा। ये सही रखी क्या मैंने उंगलियों को, ऐसे नहीं रखना। ये जो जा रही ना दिशा, ये जो उंगली की दिशा है, ये तीर की दिशा में होनी चाहिए। अब तीर की दिशा में करने के लिए मुझे घूमना पड़ेगा। ये देखिए, अब देखिए, अब सही रखा है मैंने, हाँ। सीधे हाथ को बी वेक्टर की दिशा में रखा है ना। अब बी वेक्टर से कहां घुमाना है, ए वेक्टर की ओर। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर की ओर। इसका मतलब सी वेक्टर की दिशा कहां होगी, अंदर, नीचे की ओर बनाऊंगा, और माइनस आगे में लगा दूंगा। तो क्या आपको दाएं हाथ के अंगूठे का नियम समझ में आया, आया भी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की। तो यहां पे लिखते हैं विशेष स्थितियां। तो यहां पे हम लिखेंगे विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां मतलब स्पेशल केसेस। विशेष स्थितियां का मतलब होता है, यहां पे लिखेंगे स्पेशल, एक मिनट, स्पेशल, और यहां पे लिखेंगे केसेस, ठीक है। अब देखिए, तो विशेष स्थितियों में सबसे पहले अपन लिखेंगे यदि दो सदिश परस्पर समांतर हों तो, समांतर हों तो देखिए, एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, और दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर का मतलब क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 है, एक ही दिशा है तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा। और हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों का सदिश गुणनफल। तो कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे ए वेक्टर, लिखेंगे क्रॉस बी वेक्टर, क्या होता है परिमाण, ए बी साइन थीटा। थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 0, और आगे क्या लगा देंगे, दिशा के लिए एन कैप। अब आपको पता होगा, याद होगा, साइन 0 का मान सबको पता है कितना होता है, 0। तो साइन 0 0 क्या हो जाएगा, पूरा आंसर ही हो जाएगा 0। तो आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि कभी भी दो सदिश यदि परस्पर समांतर हो तो उनका तिर्यक गुणनफल या सदिश गुणनफल सदैव हमें 0 प्राप्त होगा, ठीक है। हमेशा हमें 0 मिलेगा। आगे चलते हैं। तो इसी के साथ देखिए कि यहां पर ये एक एकांक सदिश है जो एक दिशा में सबको पता है आई कैप होता है। तो अगर मुझे आई कैप की सदिश गुणनफल आई कैप के साथ ही करना पड़ जाए तो क्या करेंगे, तो फिर देखिए इधर एक बार, ए बी साइन थीटा, सॉरी वापस से लिखता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
इसका परिमाण क्या होता है, ए वेक्टर का परिमाण ए, बी वेक्टर का परिमाण बी, दोनों के मध्य कोण का की ज्या मतलब साइन थीटा। तो आई कैप का परिमाण, एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, आई कैप का परिमाण एक, इस आई कैप का परिमाण एक, दोनों एक ही दिशा में है तो साइन जीरो, एक ही दिशा में तो एंगल जीरो, साइन जीरो क्या होता है जीरो, ये पूरा ही क्या आ जाएगा जीरो। तो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या आ जाएगा जीरो। अब वैसे ही जे कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, तो जे कैप का परिमाण एक, इस जे कैप का परिमाण एक, दोनों वाई दिशा में है तो क्या लिखेंगे साइन जीरो। अब साइन जीरो क्या होता है जीरो, तो आंसर भी क्या जाएगा जीरो। तो जे कैप क्रॉस जे कैप भी जीरो, और इसी प्रकार से के कैप क्रॉस के कैप भी जीरो। तो यहां से एक बात यहां से सिद्ध हो गई है कि कभी भी दो सदिश समान हो या एक ही दिशा में हो, परस्पर समांतर हो, एक ही दिशा में हो या परस्पर समांतर हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट या उनका सदिश गुणनफल शून्य प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भाई, शून्य प्राप्त होगा। ओके, आगे देखते हैं। तो यहां पे आगे बात करते हैं, यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो यहां देखते हैं जल्दी से। यदि ये आखिरी बिंदु है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि किस प्रकार से हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं, इसका मैथमेटिकल फॉर्म करते हैं, इसका गणितीय रूप करते हैं, ठीक है। तो गणितीय रूप अगली क्लास में देखेंगे। अब ये लास्ट पॉइंट बिल्कुल फोकस से देखो, बहुत आसान है। तो यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हों तो, यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हों तो क्या होगा। तो देखिए ये एक सदिश है ए वेक्टर और ये दूसरा सदिश है बी वेक्टर, और दोनों के मध्य कितना कोण बन रहा है 90 डिग्री, और हमें दोनों का तिर्यक गुणनफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये डायरेक्ट लिख देते हैं ए बी साइन थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे इस बार 90 डिग्री, तो यहां पे लिख देता हूं 90 डिग्री और यहां लिख देता हूं एन कैप। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बी साइन 90 की जगह एक और आगे आ जाएगा एन कैप। तो यदि दो सदिशों का तिर्यक गुणनफल हो रहा है और दोनों लंबवत हैं तो हमें अधिकतम मान प्राप्त होगा। तो कभी भी अगर प्रश्न पेपर में प्रश्न आ गया कि दो सदिशों के तिर्यक गुणनफल से हमें अधिकतम मान कब प्राप्त होता है, तो अधिकतम मान तब प्राप्त होता है जब दोनों परस्पर लंबवत होते हैं, और न्यूनतम मान कब प्राप्त होता है जब, या शून्य मान कब प्राप्त होता है जीरो, जब दोनों समांतर होते हैं। तो देखिए आगे इसको और आगे समझते हैं अच्छी तरह से। अब मान लीजिए कि ये आई कैप है, ये एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश होता है सॉरी, और ये जे कैप है, ये वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश होता है, और दोनों के मध्य कितना कोण बन रहा है 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हम किनका दोनों का सदिश गुणनफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो आई कैप क्रॉस जे कैप, देखिए दोनों का सदिश गुणनफल। अब आई कैप का परिमाण आ गया हमारे पास एक, और जे कैप का परिमाण भी कितना आ गया हमारे पास एक, और दोनों के मध्य कितना बनेगा कोण साइन 90, क्योंकि दोनों देखिए एक दूसरे के लंबवत हैं। फिर से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ए वेक्टर का मतलब आई कैप का परिमाण एक, जे कैप का परिमाण एक, दोनों लंबवत है तो साइन 90, और उसके बाद लगाएंगे एन कैप। एन कैप क्या होता है, जिस तल में आई और जे हैं उस तल के लंबवत, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन 90 एक, तो आंसर क्या जाएगा एन कैप। अब मैं इसकी जगह लिखूंगा, देखिए आई और जे, आई का मतलब एक्स अक्ष, जे का मतलब वाई अक्ष, और एक्स वाई अक्ष के लंबवत तल क्या होता है जेड अक्ष,
और जेड अक्ष के लिए एकांक सदिश क्या होता है, के कैप। तो यहां मैं एन कैप की जगह लिखूंगा के कैप। ये बात आपको समझ में आई? देखिए इसकी दिशा उस तल के लंबवत होती है जिसमें आई और जे रखे हुए हैं। अब आई और जे कैप किस तल में रखे हुए हैं, एक्स वाई। एक्स वाई के लंबवत तल क्या होता है, जेड। तो आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या होगा, जेड दिशा में आएगा मान। तो क्या जेड दिशा में क्या होता है एकांक सदिश, के कैप। ठीक है, अब डायरेक्ट यहां से मैं शॉर्ट ट्रिक बनाता हूं। जैसे कि मान लीजिए यहां पे लिखता हूं जे कैप क्रॉस के कैप। ध्यान से देखिएगा, जे कैप क्रॉस के कैप। अब जे कैप का परिमाण कितना होता है, एक। के कैप का परिमाण कितना होता है, एक। और दोनों के मध्य कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। आगे क्या लगा दूंगा, एन कैप। तो ये पूरा सॉल्व करूंगा तो एक आएगा और आगे आ जाएगा एन कैप। अब इस एन कैप को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए जे कैप का मतलब वाई अक्ष, के कैप का मतलब ये जेड अक्ष में। तो वाई जेड तल के लंबवत क्या होता है, एक्स। तो यहां पर मैं एन कैप की जगह लिखूंगा, एक्स अक्ष आ गया ना इनके लंबवत एक्स, और एक्स के लिए एकांक सदिश होता है आई कैप। तो यहां पे लिखूंगा मैं एकांक सदिश आई कैप। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है कि हमें एकांक सदिशों का जो अगर लंबवत हो तो किस प्रकार से आंसर देना है। तो बहुत आसान है, आपको पता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, आई के बाद जे के बाद के, ये तो पता ही है। तो यहां लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। फिर से लिख देते हैं एक बार, आई कैप जे कैप के कैप। बस 2 बार लिख देते हैं। अब देखिए हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास तो अपने आप ट्रिक बन गई, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इसलिए कहते हैं आरबीएसई ऑनलाइन क्लासेस को शेयर करते रहो, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लासेस में शॉर्ट ट्रिक वगैरह लगती रहेगी, क्योंकि यहां पर टीचर आपको पढ़ाने के लिए तत्पर हैं। ठीक है, तो आप भी हमारा सहयोग दीजिए और हमारे साथ पढ़ते चलें, वीडियो को शेयर करते चलें, अपने दोस्तों को बताते चलें। देखिए तो आई कैप क्रॉस जे कैप, अब आई कैप क्रॉस जे कैप करना है मान लीजिए। तो आई कैप जे कैप के बाद क्या दिख रहा है आपको, के कैप। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने आप, के कैप। इसका मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप, आंसर क्या आ गया, के कैप। अब आपको क्या सर हम तो जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे, कर लो भाई जे कैप क्रॉस के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप, आगे देखो क्या पड़ा है, आई कैप। इसका मतलब जे कैप क्रॉस के कैप कितना होता है, आई कैप होता है। तो यहां पर हम बातें साइड में लिखते भी रहेंगे कि आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर होता है के कैप। और देखिए जे कैप क्रॉस के कैप हो जाएगा हमारे पास आई कैप। अब बताइए, आप बताइए, ठीक है, आप बताइए आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, आई कैप क्रॉस जे कैप का क्या पड़ा है, के कैप। तो आई कैप क्रॉस, एक ये तो हो गया हमारे पास, आई कैप क्रॉस जे कैप तो हो गया, अपन ने ये छोड़ दिया। देखिए अगर ये पूछते कि के कैप क्रॉस आई कैप क्या है, के कैप क्रॉस आई कैप क्या है, तो देखिए के कैप क्रॉस आई कैप के बाद क्या दिख रहा है आपको, जे कैप। तो आंसर क्या आ जाएगा, जे कैप। ठीक है, अगर लेकिन हम इसका उल्टा लिखेंगे, जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप होता है, तो इसका उल्टा अगर लिखें जे कैप क्रॉस के कैप, सॉरी आई कैप क्रॉस जे कैप का उल्टा लिखें, मतलब जे कैप क्रॉस आई कैप, तो आ जाएगा माइनस का के कैप। देखिए अभी मैंने आपको बताया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर था, लेकिन बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर माइनस सी था। तो इसका क्रम अगर बदलेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो जे कैप क्रॉस के कैप बराबर आई कैप है, तो के कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप। तो आई कैप क्रॉस के कैप क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का जे कैप। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आज की क्लास को यहीं पूर्ण करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगली क्लास में करेंगे इसका गणितीय रूप। और बने रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियोस को शेयर करते रहिए, डाउट कमेंट में पूछते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।